हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का 5वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 4 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। और इसी चैनल पर आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। उसके आगे भी बताया जाएगा क्या करना है। तो आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना 6वां लेक्चर, ठीक है, सॉरी 5वां लेक्चर, तो जिसका टाइटल है इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवेल्युएशन। ठीक है, इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवेल्युएशन मतलब बोल रहा है कि कुशल फसल प्रणाली क्या होता है, ठीक है, और इसका मूल्यांकन कीजिए। कुशल फसल प्रणाली क्या होता है, इसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। इसको प्रभावी फसल प्रणाली ही बोल सकते हैं, ठीक है। प्रभावी फसल प्रणाली या कुशल फसल प्रणाली क्या होता है, इसका मूल्यांकन करना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुशल फसल प्रणाली या प्रभावी फसल प्रणाली क्या होता है। तो एक कुशल फसल प्रणाली वह होता है जो संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। यदि कोई पूछ दिया इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, प्रभावी फसल प्रणाली क्या होता है, तो आप बताएंगे कि प्रभावी फसल प्रणाली वह प्रणाली होती है जो संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय जो प्रभाव है उनको कम करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करे, तो उसी को बोलते हैं एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई फसल प्रणाली किसानों को टिकाऊ कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्राप्त करने में मदद कर सकती है, ठीक है। यदि एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई कोई क्रॉपिंग सिस्टम है तो वो किसानों को टिकाऊ कृषि मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को संतुलित करता है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को संतुलित भी करता है। आगे देखते हैं। एक कुशल या प्रभावी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में किसानों को उनके फसलों की बेहतरीन उत्पादकता और उनकी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रणाली का उपयोग करना, ठीक है। एक कुशल या प्रभावी क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में किसानों को उनके फसलों की बेहतरीन उत्पादकता और उनकी आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका जो फसल का उत्पादन उसको और उसकी आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी और प्रबंधन के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रणाली का उपयोग करना। ये प्रणाली क्या कहलाती है, एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम कहलाती है, ठीक है। यह सिस्टम फसलों की विकास और प्रबंधन में नवाचार, इनोवेशन, विज्ञान और सरलता के साथ उपाय लाता है ताकि किसान जो है वह अधिक से अधिक उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। तो यही था इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम, कुशल फसल प्रणाली, ठीक है। इसके कई सारे स्टेप होते हैं कुशल फसल प्रणाली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया शुरू में कि पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये सब क्या होता है, प्रभाव कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम करेंगे, कुशल फसल प्रणाली को अपनाएंगे, उन सभी के बारे में लोग देखेंगे। पहले इसको एक बार फिर समझ लीजिएगा, इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो एक प्रभावी क्रॉपिंग सिस्टम वह होता है जो संसाधनों के उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए चलते हैं आगे। एक कुशल फसल प्रणाली के निम्नलिखित चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है फसल का चयन, ठीक है। इससे भी पहले एक प्रभावी तरीका होता है कि फील्ड का चयन, जहां पर आपको बुआई करनी उसका चयन करना, ठीक है। उसका बाद दूसरा होता है फसल का चयन, ठीक है, आपको कौन सी फसल की बुआई करनी है, ठीक है, अब किस फसल की बुआई करनी है ताकि आपको जो फसल है, जो क्रॉप है वह इस, जैसे मान लीजिए इस टाइम क्या है, इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसके अनुकूल हो, ठीक है। किस फसल की बुआई करनी जो इस मौसम के अनुकूल है और अधिक से अधिक उत्पादन दे, कम से कम पानी में हो जाए, तो ऐसे फसल का हम लोग चयन करेंगे। तो यही पहले, सबसे पहले क्या होता है, कुशल फसल प्रणाली अपनाने के लिए, एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाने के लिए सबसे पहले फसलों का चयन किया जाता है, ठीक है। तो एक प्रभावी फसल प्रणाली में पहला कदम ऐसी फसलों का चयन करना होता है जो स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है, जो स्थानीय पर्यावरण उसके अनुकूल है, ठीक है, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इस टाइम गर्मी है तो ऐसी फसल का हमें चयन करना चाहिए जो कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो, ठीक है, जिनकी उपज की संभावना भी अधिक हो, जिनकी उपज की संभावना अधिक हो।
इसमें मिट्टी के प्रकार, जलवायु, पानी की उपलब्धता और बाजार की मांग जैसे कार्यों पर विचार करना भी शामिल होता है। ठीक है, इसमें मिट्टी किस प्रकार का, इस प्रकार से हम लोग मिट्टी के अनुकूल फसल की बुआई करेंगे, जलवायु कैसा उसको देखेंगे, पानी की व्यवस्था देखेंगे और बाजार में इसकी मांग कितनी है, कैसी है, उसके बारे में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उस क्रॉप का हम लोग चयन करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है एक प्रभावित फार्मिंग सिस्टम में फसलों का चयन करना। दूसरा है फसल चक्र। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र एक कुशल प्रणाली का एक अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, फसल चक्र जो होता है एक प्रभावी क्रॉपिंग सिस्टम के एक अनिवार्य घटक होता है। इसमें मिट्टी से जो पैदा, देखिए फसल चक्र हम लोग क्यों अपनाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में एक ही फसल को बार बार बुआई करते हैं तो उसमें यह जो फसल है इसके अनुकूल जो रोग होते हैं, कीट होते हैं, वह बढ़ जाते हैं। ठीक है, उससे हमारी फसल नष्ट होने लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं, फसलों को अदल बदल कर बोते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र एक कुशल प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है। इसमें मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों और कीटों को कम करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और कटाव को कम करने के लिए एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न फसलों को एक क्रम में बदलना शामिल होता है, एक क्रम में उगाना शामिल होता है, जिसी को फसल चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्रॉपिंग सिस्टम का दूसरा स्टेप होता है। अगला है संरक्षित जुताई या कंजर्वेशन टीलेज। ठीक है, संरक्षित जुताई, तो संरक्षित जुताई भी हमें करनी चाहिए। संरक्षित जुताई मतलब क्या होता है कि हम लोग इस प्रकार से जुताई करेंगे कि जो मिट्टी है उसका कटाव कम से कम हो। ठीक है, तो संरक्षित जुताई एक ऐसी प्रथा होती है जो मिट्टी के डिस्टरबेंस को, अशांति को कम करती है और मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती है। आगे देखते हैं, इसमें मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए कवर फसलों का या फसल अवशेषों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें मिट्टी के कटाव से बचने के लिए, अपने भूमि को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि कवर क्रॉप या फसल अवशेष का यूज किया जाता है। तो यह था आप लोगों का तीसरा स्टेप। आगे देखते हैं, यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इनपुट। जैविक और प्राकृतिक आदानों का उपयोग। आदानों को यहाँ पर जो है देखिए शुद्ध हिंदी हो गया है, तो इसको इनपुट बोलेंगे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट आप लोग जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं, जैविक और प्राकृतिक आदानों का उपयोग, अगला स्टेप है। तो खाद, गोबर और जैव उर्वरक जैसे जैविक और प्राकृतिक इनपुट का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करता है। ठीक है, जैविक और प्राकृतिक जो इनपुट होते हैं इनको उपयोग करने से हमारे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती, हमारी जो फसलें होती है, हमारी जो भूमि होती है, उसकी उर्वरता में सुधार आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पानी का कुशल उपयोग। तो कृषि में पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है और सस्टेनेबल क्रॉप प्रणालियों को बनाए रखने के लिए पानी का कुशल उपयोग आवश्यक है, जिसके लिए हमें ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और वर्षा जल संचयन जैसे तकनीक, जल संरक्षण फसल उत्पादकता में सुधार और मिट्टी कटाव को कम करने में मदद करता है। मतलब कि हमें जो पानी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में या एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम में पानी का एक कुशल उपयोग करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के माध्यम तैयार करने चाहिए, जैसे ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, मल्चिंग और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीक को अपनाना चाहिए। अगला एकीकृत कीट प्रबंधन। ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, आईपीएम बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो आईपीएम क्या होता है, तो आईपीएम का मतलब यही होता है कि संरक्षण के, नियंत्रण के सभी विधियों को अपनाकर, ठीक है, कीटों के बचने के लिए एक साथ प्रयोग करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है आईपीएम। तो एकीकृत कीट प्रबंधन एक दृष्टिकोण है जो कीटों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक तरीकों के संयोजन का उपयोग करता है। मतलब इसमें आप जैविक तरीका अपनाएंगे, रासायनिक तरीका अपनाएंगे, उसके बाद सांस्कृतिक तरीका अपनाएंगे। आईपीएम सिंथेटिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को संरक्षित करने और कीटनाशक प्रतिरोध विकसित होने की जोखिम को कम करने में मदद करता है। मतलब क्या होता है ना कि आईपीएम आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा है कि जो देखिए नियंत्रण की जो भी विधि है, जैसे जैविक विधि हो गई, ठीक है, मैकेनिकल मेथड हो गया, जैविक विधि हो गई, और आप लोग का एग्रोनॉमिकल मेथड हो गया, इन सभी विधियों का एक साथ ऐसा सुसंगत प्रयोग करेंगे कि हमारी फसलों को कोई नुकसान नहीं हो और कीटों और रोगों का प्रकोप हमारे खेत से कम हो जाए। तो उसी प्रकार के प्रोसेस को बोलेंगे एकीकृत कीट प्रबंधन। तो यह आप लोगों का इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम खत्म हो गया। अब इसका इवेल्युएशन पढ़ेंगे, इसका मूल्यांकन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका मूल्यांकन।
देयर इवेल्युएशन या उनका मूल्यांकन। ठीक है, तो किसी भी फसल प्रणाली का मूल्यांकन उसकी दक्षता और प्रभावशीलता निर्धारित करने के लिए आवश्यक होता है। मतलब इसे हम लोग क्या पता करेंगे कि हमने जो इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया था उससे हमें कितना लाभ हो रहा है, हमें कितना हानि हो रही है। ठीक है, तो इस सभी इसको बोलते हैं मूल्यांकन। जैसे क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपको आपका मूल्यांकन किया था, जब आपका टेस्ट होता है तो वहां पर आपका मूल्यांकन किया था, आपको उच्च अंक दिया जाता है जिससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो इसी प्रकार से हमने इस फसल को उगाया था, जब बिजनेस ट्रैफिक सिस्टम को यूज किया था, तो उससे हमें कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ उसके बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो किसी भी फसल प्रणाली का मूल्यांकन उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम है। फसल प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए कई विधियां, जिनमें विभिन्न प्रकार की विधियां शामिल हैं। पहला है उपज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उपज का मूल्यांकन करेंगे। कोई भी फसल की बुआई करेंगे तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहेगा कि हमें यह जानकारी होना चाहिए कि हमने उसमें कितना प्रोडक्ट लगाया था, कितना हमें उपज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उपज किसी फसल प्रणाली की सफलता का सबसे आम उपाय होता है। यह प्रति इकाई भूमि पर काटे गई फसल की मात्रा होती है। फसल प्रणाली की उपज की तुलना पिछले वर्षों या उसी क्षेत्र के अन्य खेतों से करने से इसकी दक्षता निर्धारित करने में मदद मिलती है। मतलब मान लीजिए 1 बीघा खेत है, आपने पिछली बार इसमें बुआई किया था तो आपको 10 कुंटल गेहूं प्राप्त हुआ था। आपने इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया तो इसको इसमें से मान लीजिए 8 ही कुंटल गेहूं प्राप्त हुआ, तो यह क्या हुआ, यहाँ पर 2 कुंटल का आपको क्या हुआ कि नुकसान हुआ। तो यह इसकी दक्षता का पता चल गया, इसकी स्किल का पता चल गया। ठीक है, यदि मान लीजिए पहले 10 क्विंटल आया था, इस बार आ गया 15 क्विंटल, तो यह क्या हुआ, बढ़ गया उपज। इससे क्या पता चला कि इसकी दक्षता में कुछ सुधार हो रहा है, मतलब उपज अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी उपज को पता करेंगे। दूसरा इनपुट आउटपुट अनुपात। ठीक है, इनपुट आउटपुट अनुपात, तो इनपुट मतलब होता है कि हमने अपने खेत में बीज, उर्वरक, कीटनाशक और जो भी मेहनत लगाया है वह कितना लगाया और उसको बेचने के बाद हमें कितना आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट, और जो लगाया उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो यह उत्पादित फसलों के मूल्य और उपयोग किए गए इनपुट जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक और श्रम की लागत का अनुपात होता है। उच्च इनपुट आउटपुट अनुपात इंगित करता है कि फसल प्रणाली कुशल और आर्थिक रूप से व्यवहार, मतलब कि हमें आर्थिक रूप से इससे लाभ है कि नहीं, यह कौन प्रदर्शित करता है, तो यह इनपुट और आउटपुट प्रदर्शित करता है। ठीक है, इनपुट मतलब जितना लगाया है, आउटपुट मतलब हमें जितना उससे लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे संसाधन उपयोग दक्षता। ठीक है, हमने संसाधन को उपयोग किया उसकी दक्षता के बारे में, तो इसका तात्पर्य होता है पानी, पोषक तत्व और श्रम जैसे संसाधनों के उपयोग की दक्षता से। संसाधन उपयोग दक्षता की गणना उपयोग किए गए संसाधनों की संख्या से उपज को विभाजित करके की जा सकती है। उच्च संसाधन उपयोग दक्षता इंगित करता है कि फसल प्रणाली संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह तीसरा पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं, मृदा स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ। तो फसल प्रणाली की सफलता के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मृदा स्वास्थ्य संकेतकों जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, सामग्री, पीएच और मिट्टी की संरचना का आकलन करने से फसल प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद मिल सकता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हमने जिस फसल में इफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम का यूज किया है, हम उस फसल की मिट्टी का जांच करेंगे कि इस मिट्टी में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, मिट्टी के ऊपर इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका जांच करेंगे। अगला पर्यावरणीय प्रभाव। तो फसल प्रणाली का पर्यावरणीय प्रभाव भी विचार करने योग्य एक आवश्यक कारक होता है। कीटनाशकों, उर्वरकों और पानी के उपयोग का आकलन करने से फसल प्रणाली के पर्यावरणीय प्रभाव को निर्धारित करने में मदद मिल सकता है। अगला है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, तो फसल प्रणाली के सामाजिक प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें श्रम आवश्यकताएं, रोजगार के अवसर और सामुदायिक भागीदारी जैसे कारक शामिल होते हैं। मतलब आपने कितने लोगों को रोजगार दिया था आपने एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप। ठीक है, और कितने लोगों की आवश्यकता थी और कितने लोगों ने इसमें सामुदायिक रूप से आपका सहायता किया था, उसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आग बाद में पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है इवेल्युएशन का, किसी फसल प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए उसका मूल्यांकन आवश्यक होता है। उपज, इनपुट आउटपुट अनुपात, संसाधन उपयोग दक्षता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक प्रभाव जैसे कारकों का आकलन करके किसान अपनी फसल प्रणालियों में सुधार करने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्राप्त करने के लिए सूचित निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 5वां लेक्चर। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो इसको समझने में तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, इसको फिर से बताया जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इसी चैनल पर आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।